11th क्लास में जो आप लोग पढ़ के आए हैं 3 डायमेंशन, वो बहुत बेसिक था, बहुत आसान था। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन कई कई बार बताने के लिए तैयार हूँ एक चीज को, तो बेझिझक होकर मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चाहे साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि वो ये पूरी चीज जो अभी मैं इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा, वो ये पूरी चीज फिजिक्स में कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए टोटली नया है, तो उनको झिझकने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर मेरे से पूछिएगा। देखिए, हमने कहा वेक्टर अलजेब्रा में देयर आर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं बोलता हूँ कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कार्टेशियन सिस्टम में, हम बोलते हैं कि इधर हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होती है, जिसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस अब तक बोलते आए थे, ठीक है। लेकिन अब 3 डायमेंशन फिगर की जहां भी बात आएगी, तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलूंगा वाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलेंगे वाई, वर्टिकल एक्सिस को बोलेंगे जेड, और एक एक्सिस जो आगे की तरफ आ रही है फ्रंट एक्सिस, ये जो फ्रंट एक्सिस है, फ्रंट एक्सिस को मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आगे की तरफ एक्स एक्सिस, राइट की तरफ वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। तो ये मेरा 3D में मुझे अगर कभी भी कोऑर्डिनेट्स पर, मुझे अगर कभी भी इस पर कार्टेशियन प्लेन पर अगर मुझे कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है, तो एक्स आगे की तरफ, वाई राइट की तरफ और जेड ऊपर की तरफ। अब देखिएगा, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है मुझे, तो कोई भी पॉइंट देने का मतलब क्या होता है कि हमको उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। सपोज अ पॉइंट इज गिवन, सपोज अ पॉइंट कैपिटल P, ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, x y z इज गिवन। ये अगर मुझे दे रखा है, तो बेटा ये जो पॉइंट है जहां पर मेरा y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक साथ मिलते हैं, उसको मैं बोलता हूँ ओरिजिन। ये पॉइंट ले रखा है यहाँ पर P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। x y z कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 ये हो, तो हम ये कहेंगे कि x y z की वैल्यू होगी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, 2, 3, 4 ये वैल्यू हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि हमने जब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक वेक्टर बन गया OP, ये एक वेक्टर बन गया बेटा OP। और इस OP वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। दिस OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स के और साइंस के दोनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो हो सकता है साइंस वाले कुछ बच्चे इनिशियली 1 या 2 क्लासेस में बोर हो जाएंगे, सर क्या बता रहे हो ये बच्चों वाली चीजें, तो ठीक है, थोड़ा पेशेंस से समझ लेना, ठीक। सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है। तो देखिएगा, ये जो ऊपर मैं एरो का साइन बनाता हूँ, ये एरो के साइन का मतलब होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं बोलता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्पीड। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी स्कूटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ। तो बेटा ये तो हो गई हमारे लिए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर मैं ये कह देता हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ड्यू का मतलब होता है बेटा टुवर्ड्स, कि मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब मेरे पास स्पीड और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो उसको मैं बोल देता हूँ बेटा वेलोसिटी, इसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नॉर्थ, ये दोनों दे रखा है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये कह दिया कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कैसी बात हो गई भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ भाई, कहाँ लगा रहे हो ये तो बताओगे। मैं अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो 10 न्यूटन का फोर्स मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैंने एक बॉक्स लिया और मैं उस बॉक्स को ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, एक बॉक्स को लिया और मैं बॉक्स को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। तो जब मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इन द अपवर्ड डायरेक्शन,
तो अब जो मेरा फोर्स है उसको मैं बोलूंगा 10 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, और अपवर्ड क्या है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जहां डायरेक्शन होती है उसको मैं बोलता हूँ वेक्टर। मैं उसी का अलजेब्रा पढ़ना चाह रहा हूँ, वेक्टर का अलजेब्रा क्या है। इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हो, अंधाधुंध जा रहे हो क्या, कहीं भी, किधर जा रहे हो, हवा में जा रहे हो, नहीं, हमने बता दिया हम 40 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो जो वैल्यू होती है ना, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होती है वो हम जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक, इस तरह से डायरेक्शन होती है। तो जहां पर भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उस टर्म को, उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं वेक्टर। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला, तो भाई मेरा जो मास है ना, मेरा जो मास है वो 80 किलोग्राम है, ठीक है। तो 80 किलोग्राम का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर अपना मास देखूंगा तो भी 80 किलोग्राम, मैं 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर मैं ग्राउंड में खड़ा होकर देखूंगा वहां भी 80 किलोग्राम, ठीक है। तो मास क्या हो गया, मास एक यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू हो गई कि मास आप कहीं भी चेक करेंगे तो वो सेम मिलेगा आपको, ठीक। तो और मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम ये कहेंगे कि मास जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसकी कोई डायरेक्शन हो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए जी, और बहुत ज्यादा डिटेल में हमें सर जाना नहीं है वेक्टर्स के। हाँ दीदी बताओ। सर इस वाले जो आपने ये लिया अभी एग्जांपल, उसमें तो हमें सिर्फ पॉइंट गिवन था, तो हाँ वो वेक्टर कैसे हुआ? हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि पॉइंट गिवन है, उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉइंट जो है वो स्टेशनरी है, उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉइंट स्टेशनरी है, तो पॉइंट जो है वो पॉइंट मूविंग भी हो सकता है। अब मैं ये कहता हूँ कि वो वेक्टर है, वो वेक्टर कैसे है, क्योंकि पॉइंट स्पेस में गिवन है, तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी कि किस दिशा में बैठा हुआ है वो पॉइंट, वो कहाँ पर है। तो इस वजह से हम उसको भी, भले ही कोई पॉइंट स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, उसका मोशन में होना जरूरी नहीं है, उसका मोशन में होना जरूरी नहीं है। जैसे मास है, तो मास के लिए आप क्या कहोगे कि मास को कहीं आप लोकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। मास को हम कहीं लोकेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मास तो भाई क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ सब्सटेंस, उसको मास बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो हमको पॉइंट्स दे रख, कोई भी पॉइंट दे रखा होगा, तो पॉइंट को स्पेस में हमने मान लीजिए यहाँ दिखा दिया, तो ये कैसे लोकेट करा जाता है, ये ऐसे लोकेट करा जाता है कि हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर कहाँ तक है। देखो इसको लोकेट करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको, हालांकि वो चीज पेपर में नहीं पूछी जाती, पर फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए कि हम कर क्या रहे हैं वो आप समझ जाएंगे। मैं ये मिटा रहा हूँ जैसे, और फिर आप समझ जाएंगे कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में मुझे ट्रैवल करना पड़ा, और तभी वो पॉइंट को मैं लोकेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, वो देखिएगा, ये ऐसे होता है कि ये एक्स वाई जेड तो चलिए जनरलाइज्ड वैल्यू होगी, हमने कहा कि कुछ ऐसी वैल्यू लो जो थोड़ा ना समझ में आए, ऐसे ना हवा में समझ में नहीं आता। तो हम ये कहते हैं कि चलिए हम पॉइंट पी को, यानी कि पॉइंट पी है बेटा 2,3,4, आपसे ये कहा जाता है कि आप इस पॉइंट को लोकेट करिए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को किस तरह से लोकेट करेंगे, आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। ये जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल है ना, जो आप कहते हैं ऐसा यूनिट, तो सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से आपको वर्टिकल एक्सिस को लेना है z, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेना है y, और जो फ्रंट एक्सिस है आगे की तरफ जो है उसको आप लेंगे x। अब x में वैल्यू कितनी है 2, तो आप यहाँ इसको बोलोगे ओरिजिन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद y में वैल्यू कितनी है 3, तो बढ़िए इस तरफ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। z में वैल्यू कितनी है 4, तो बढ़िए ऊपर की तरफ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करो, आप x में 2 तक बढ़ गए, x में हम 2 तक बढ़ गए, कैसे, एक स्टेप दो स्टेप। अब आप क्या करिए, मैंने बढ़ना शुरू करा है, मैंने मोशन मेरा शुरू हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक, मैं जा रहा हूं ताकि मैं उस पॉइंट को स्पेस में लोकेट कर पाऊं। तो मैं एक्स एक्सिस में कहां तक बढ़ा, 2 स्टेप तक, मैं 2 स्टेप तक बढ़ा।
अब मैंने 2 से y एक्सिस के पैरेलल, ये तरीका है, आप ये मत सोचो कि मैं कोई नया लॉजिक लगा रहा हूँ, ये तरीका है। हमने सबसे पहले 2 और 3 को पकड़ा, 2 और 3 को पकड़ा, तो आप x एक्सिस में बढ़े 2 तक, और 2 से आपने y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ये करके छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरीके से फिर y में वैल्यू क्या है 3, तो y एक्सिस में हम बढ़े 3 तक, और अब x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींच दो। मैं x एक्सिस में बढ़ा था 2 स्टेप तक, और मैंने 2 से y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं y एक्सिस में बढ़ा 3 स्टेप तक, और यहां से मैं x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे। तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? बताइए, अदिति गोयल, Yes, एम sir. गोयल, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, आराध्या कृतिका बताओ, क्लियर है? हाँ सर, Yes, sir. क्लियर है। ठीक है जी। तो अब हमने ये कर दिया, ये करने के बाद में ये बीच में 0 1 2 लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने इसको मिटा दिया। अब देखिएगा, x एक्सिस में 2 स्टेप बढ़ के y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस में 3 स्टेप बढ़ के x एक्सिस के पैरेलल, जहां पर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मिला दो ओरिजिन से, ऐसे। तो ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को मान लीजिए जैसे कि एक नई एक्सिस हो, चौथी एक्सिस हो, मान लो ऐसा। अब बचा मेरे पास 4, तो अब आप क्या करो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और 4 क्या है, z की वैल्यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, खींच दिया। उसके बाद क्या करें, अब z में वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से ये जो नई एक्सिस बनी है, 4 से इस नई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, 4 से इस नई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो अब ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर, ठीक है। तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए, एंड दिस इज माय पॉइंट P which is 2, 3, 4। तो इसका मतलब पॉइंट P तक पहुंचने के लिए मुझे x एक्सिस में भी मोशन करना पड़ा, y एक्सिस में भी मोशन करना पड़ा, और z एक्सिस में भी मोशन करना पड़ा, तब जाकर मेरा ये स्पेस में पॉइंट P लोकेट हुआ। बताइए, समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? ये मैंने बताया है आप लोगों को बोर्ड पर, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, बेसिकली लेकर चल रहा हूँ, ये सोचते हुए कि आपको वेक्टर्स की एबीसीडी नहीं पता, ठीक। मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये एरोप्लेन है, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ये एरोप्लेन है। अब जो फ्रंट एक्सिस है, दैट इज माय एक्स एक्सिस, ये एरोप्लेन ऐसे आपकी तरफ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरोप्लेन सिर्फ 1 डायमेंशन यानी कि एक्स एक्सिस में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये कहा कि नहीं जी 2 डायमेंशन में करवाओ मोशन, 2 डायमेंशन में मोशन करवाइए, तो 2 डायमेंशन में मोशन कैसे होगा कि एक्स एक्सिस मतलब कि कोई एरोप्लेन है वो आगे की तरफ भी बढ़े और वो इस तरफ भी बढ़े, ठीक है। तो अब इस एरोप्लेन को मैं कैसे करवाऊंगा, आगे भी और इधर भी, यानी कि ये एरोप्लेन ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, और ये ऐसे जाने लगा, ऐसे। तो अब आप ये देखिएगा कि ये आगे भी बढ़ा, और ये पहले यहाँ पर था, ये यहाँ भी आ गया। ये समझ में आ गया 2D मोशन? Yes, sir. 2D मोशन सबको समझ में आ गया? अब ये एरोप्लेन 3 डायमेंशन में मूव करना चाह रहा है, मतलब ये आगे भी जाए, ये इधर भी जाए, और ये ऊपर भी जाए। तो अब ये एरोप्लेन कैसे चलेगा, अब ये एरोप्लेन ऐसे चलेगा, ठीक है, समझ गए? तो ये एरोप्लेन देखो आगे भी आ गया, पहले यहां पर था, राइट में भी आ गया, पहले यहां पर था, ऊपर भी आ गया, कैसे, ये यहां था, तो यहां से आगे भी, इधर भी और ऊपर भी, ऐसे। समझ गए? Yes, समझ गए? sir. तो 3 डायमेंशन अब तक इन्वेंट हो पाई है, चौथी डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम सिर्फ 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 2 3 4 ये पॉइंट को स्पेस में ऐसे लोकेट करा जाएगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि भाई आपने पोजीशन वेक्टर तो बता दिया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी भी पॉइंट को आपने स्पेस में लोकेट करा, लोकेट करने के बाद बेटा आपने उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ओपी है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ओपी वेक्टर, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसको दो तरीके से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड समझ गए ना, दोबारा बताता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर ये मैग्नीट्यूड है, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो नॉर्थ है वो डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन को मुझे कैसे लेकर चलना है यहाँ पर मैथमेटिकली, वो मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं लेंगे, क्या लेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर आ गया, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे, या तो लिखेंगे ओपी और या फिर लिखेंगे ओपी वेक्टर का मॉडुलस, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, या तो सिंपली आप ऊपर से एरो का साइन हटा दो, और या फिर एरो का साइन अगर बने रहना देना चाहते हो तो यहाँ पर मॉडुलस का साइन लगा दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब जब मैंने जनरलाइज्ड वैल्यू ली थी तो मैंने लिया था x, y, z, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक। साइंस वाले कॉमर्स वाले दोनों बच्चे समझ लीजिए, आपसे बहुत ज्यादा आप सोचो कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर वो क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो 3D में आते हैं, जहां प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आप बोलते अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया जी पोजीशन वेक्टर। अब इसी तरीके से मैंने एक पॉइंट को लोकेट कर दिया ना यहाँ पर, अब मैं इसी तरह से एक पॉइंट को लेकर चलूंगा और हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगली जो चीज है जो हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये मिटा रहा हूं मैं, मैंने अब मार्कर चेंज करा है, किसी को कुछ भी चीज देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना। देखिए पहला है, नेक्स्ट जो टॉपिक है पोजीशन वेक्टर के बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। आप लोगों को नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कि जो कोसाइन का मतलब क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं ना कॉस, तो कॉस कोसाइन की ही शॉर्ट फॉर्म है। साइनोसॉइड, साइनोसॉइड की शॉर्ट फॉर्म होती है साइन, साइन थीटा। ऐसे ही कोसाइन, कोसाइन मतलब कोसाइनोसॉइड, कोसाइनोसॉइड को भी कोसाइन बोल देते हैं, और कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस थीटा, ठीक। तो वो हमारा होता है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, ये क्या है, अभी इसकी बात करते हैं। हमने कहा हमने किसी भी पॉइंट को स्पेस में दिखा दिया ऐसे, यहाँ पर है z एक्सेस, यहाँ पर है y एक्सेस, फ्रंट में है x एक्सेस एंड दिस इज माय ओरिजिन। ओरिजिन से मैंने एक पॉइंट स्पेस में रख दिया यहाँ पर ऐसे p, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x, y, z। ये फ्रंट में हो गई x एक्सिस, तो ये जो वेक्टर बन गया ये ओपी वेक्टर, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर बन गया, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज अल्फा। ये पोजीशन वेक्टर y एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है दिस एंगल इज बीटा। ये पोजीशन वेक्टर z एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है दिस एंगल इज गामा। ये समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आप नोट करें Yes, sir. कि एंगल, एंगल्स व्हिच OP वेक्टर मेक्स with
x axis is alpha, y axis is beta, z axis is गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा ये हो गया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे नेक्स्ट। अब बात हो रही है डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन को क्या कहा जाता है? तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। हमसे यही तो कहा जाता है कि भाई 30 डिग्री, आंख बंद करो, आंख बंद करो और 30 डिग्री पर घूम जाओ। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई भी एक मशीन फिट है जिसने आपको 30 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया और फिर चलते चले जाओ, फिर आपको मुड़ना नहीं है कहीं पर भी। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एंगल है वो क्या बता रहा है आपको? वो आपको आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो याद रखिएगा, जो हमने बचपन में यानी कि 9th क्लास में 10th क्लास में आप सभी बच्चों ने साइंस पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया बता दिया गया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो वहां पर स्केलर और वेक्टर सिर्फ ये बताया जाता था कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये 4 डायरेक्शन होती है। यहाँ पर एंगल बताया जाएगा। ठीक है ना? तो अगर एंगल बता रहे हैं दैट मींस डायरेक्शन बता रहे हैं। तो अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से बोला जाता है। डायरेक्शन कोसाइन तीन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एक तो होता है एल, एल होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन, उसको क्या बोलेंगे? कॉस अल्फा। एक होता है एम जो वाई एक्सिस वाला होता है, इसको बोलते हैं कॉस बीटा। और एक होता है एन जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं कॉस गामा। तो ये तो होगा बेटा तीनों डायरेक्शन कोसाइन। इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह वो करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एल एम एन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल है। अल्फा कौन सा एंगल है? जो भी आपको वेक्टर गिवन है वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, वो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, और वो वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो आपका गामा हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। फिर इन तीनों में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होती है। देयर इज, ये नोट करते चलेंगे बेटा सभी बच्चे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एल एम एंड एन। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होती है क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशनशिप होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखना है मेरे को टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का क्या है? इसी बार 2020 में जो नया हमारा सिलेबस का पैटर्न आया था उसमें ये हो गया था कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है पहले सिर्फ समझा करते थे, लेकिन अब आपको अच्छे से इनको समझना है और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में एक नंबर में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखिए क्या होता है। सर ये जो रिलेशनशिप है, हाँ सर ये जो एल एम एन का रिलेशनशिप है, हाँ इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह भी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ फॉर्म? कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब डेरिवेशन इसका होता है लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, उसकी जरूरत नहीं। ओके ठीक ओके। है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है कि सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। अ वेक्टर, a vector whose initial a vector whose initial and final points
A vector whose initial and final points coincide is called a zero vector. Is called a zero vector. ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड करें उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O बना दो या वो जीरो के जैसा ही दिखता है तो जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर आप एरो का साइन बना दीजिए. ये हो गया जीरो वेक्टर. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है बेटा वन. तो एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, ऐसे वेक्टर को हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर. ठीक है, अ वेक्टर whose magnitude a vector whose magnitude is 1 or a vector whose magnitude is 1 or unity is called a vector whose magnitude is 1 or unity is called a unit vector. ये हो गया. ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि it is represented by a cap for a vector comma b cap और b vector etc. मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एक वेक्टर है तो उसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं. तो अगर हमसे ये कहा जाए कि ए वेक्टर है तो आप उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें. तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना आसान है, बताता हूँ अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है. और उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप उसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है ना, मतलब इसकी डेफिनेशन होती है ए के ऊपर आप ऐसे ना ये वाला साइन बना देंगे, इसको बोलते हैं ए कैप. इसको क्या बोलते हैं? ए कैप. जैसे ए के ऊपर आपने कैप रख दिया हो, कैप पहना दिया हो ए को, तो इसको बोलते हैं ए कैप. और ए कैप क्या होता है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. मतलब अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वो एक यूनिट वेक्टर होता है. कैसे पता चलता है यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर में हमारे जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना x, y, z, उनके स्क्वायर्स का सम अगर आप करो, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर आप निकालो तो वो हमेशा 1 आएगा. मैग्नीट्यूड अगर आप निकालें तो वो हमेशा 1 आएगा. ठीक, तो उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं. फिलहाल डेफिनेशन देखते जाइए. तो जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर. मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, हम चले ही नहीं आगे, या हम दुनिया भर में घूम फिर कर वापस यहीं आ गए. ठीक है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हम तो कहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट तो कहीं हुआ ही नहीं ना. जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उस वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर. ठीक, इसी तरह से जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स. Co-initial vectors. Co-initial vectors में क्या है? Two or more vectors having the same initial point are called
are called co-initial vectors. दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हों जिनके स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अगला देखिएगा को इनिशियल के बाद में नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स में क्या है, टू और मोर वेक्टर्स which are parallel or along the same line, two or more vectors which are parallel or along the same line or in the same direction, whether they have same magnitude, or not, are called collinear vectors। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हों जो कि पैरेलल हो या सेम लाइन में हो या फिर इन द सेम डायरेक्शन हो, भले ही उनके मैग्नीट्यूड्स सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को हम हमेशा बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कि वो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए कोलिनियर वेक्टर्स के बाद में नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। यहां पर मेंशन करूंगा इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में देखिएगा इसमें ये है टू वेक्टर्स are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन पूरी तरह से सेम हो, regardless of their initial points। ठीक है, two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction regardless of their initial points। उनके initial points same हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम वेक्टर्स हैं या इक्वल वेक्टर्स हैं। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा कि अगर ए वेक्टर ऐसा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई वेक्टर और यहाँ तक गया, बस यहीं तक, तो ये ए वेक्टर हो गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया ना, और डायरेक्शन ये हो गई। दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ
और यहाँ तक गया। तो अगर मान लीजिए हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई जो इसका लेंथ है ना, जो इसका लेंथ है वही मैग्नीट्यूड है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एग्जैक्टली सेम, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम, बिकॉज़ दे आर मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शंस। तो पैरेलल डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन। तो इस केस में हम बोलेंगे भाई बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या सिंपली आप नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर में क्या होता है कि if two vectors have same magnitude but exactly opposite directions, बेटा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ का एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो गया? साउथ। जैसे ईस्ट है तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस। तो अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसे हैं हमारे पास कि जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब क्या है? 180 डिग्री का गैप है दोनों के बीच में। ठीक, तो हम उसको बोलते हैं कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस। If two vectors have same magnitude but exactly opposite directions, comma, they are called negative vectors। मतलब एक दूसरे के नेगेटिव हैं। नेगेटिव वेक्टर्स कैसे? ए वेक्टर को बोल दीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, और उल्टा कह सकते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अब वो जो मैं एंगल की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब 180 डिग्री की बात जो हम कर रहे हैं अभी उस पर आता हूँ। एक मिनट रुकिए, निकाल रहा हूँ उधर से। ये ऐसा है, लेकिन मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ये है, ये हो गया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ये है बी वेक्टर। दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को चेंज ना करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास ये पेन रखा हुआ है किसी एक डायरेक्शन में और मैं ये बोलूं कि ये पेन जो है ना ये एक वेक्टर है, तो इस पेन की डायरेक्शन ये है, आगे की तरफ एरो बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो आपने आगे की तरफ जाने वाले इसके एरो को छेड़ा नहीं और आपने इसको पैरेलली नीचे या पैरेलली ऊपर कितना भी मूव करा, तो हम ये कहेंगे कि इस वेक्टर की जब आपने डायरेक्शन चेंज करी ही नहीं है, आप ऊपर और नीचे शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन इसकी यही है इस तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर की आपने डायरेक्शन मतलब इसको ऊपर या नीचे इस तरह से नहीं घुमाया, मतलब जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है ना, ये एरो का पॉइंट है समझ लीजिए एरो का टिप है, तो आप इसको ऐसे या ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप इसको आगे आप इसको पीछे कर दीजिए, आप इसको ऊपर कर दीजिए, आप इसको नीचे कर दीजिए, आप इसकी डायरेक्शन यानी कि एंगल जो बन रहा है ना इसका हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, आप उस एंगल को चेंज मत करो बस, तो फिर वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, आपने बी वेक्टर को नीचे लाकर ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से चिपका दिया, तो ये हो गया ए वेक्टर और बेटा ये वाला हो गया बी वेक्टर। ठीक है, ये इनके इनिशियल पॉइंट्स है, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज 180 डिग्रीज। ठीक, तो जब बीच में दो पॉइंट्स के इनिशियल, दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो बीच में एंगल बने,
अगर वो एंगल 180 डिग्री का बन जाए तो हम ये बोलेंगे कि वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव हैं एक दूसरे के। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। सभी को क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद में ये करने के बाद में फिर अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 427 पर आ जाइए। वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 427। 427 पर आप देखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या गिवन है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं ये? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ का वेस्ट, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ चलिए कितना? 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शंस हैं वो साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो हम बनाते हैं। आपने अगर मैप देखा हो तो मैप में ऐसे दे रखा होता है कि इधर तो ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। उन्होंने क्या बोला कि आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट है ना, तो साउथ से वेस्ट की तरफ चलिए कितना? 30 डिग्री। और बस यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया ओरिजिन। और ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी होगी? 40 किलोमीटर। ठीक, भाई डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो होता है। तो आपने ये लेंथ मेंशन कर दिया, लेंथ इज 40 किलोमीटर और इसका डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो आपने साउथ से वेस्ट की तरफ चलते हुए 30 डिग्री एंगल बना लिया। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? सर तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ही मैग्नीट्यूड था ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही मैग्नीट्यूड था, लेकिन जो डायरेक्शन ओके। है वो ये हो गई 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये डायरेक्शन हो गई कि इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर। तो जो 40 किलोमीटर है वो क्या होगा? वो तो डिस्टेंस ही होगा ना। तो डिस्टेंस हो गया भाई, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? यस सर। बताइए संजना, शिवांगी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। मयंक बताइए यस क्लियर है? सर। यस सर क्लियर है। आकर्ष? क्लियर है आकर्ष सर। क्लियर है? ठीक है। मुस्कान? Yes, sir. काजल? Yes, sir. ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 1। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो अब मुझे खुद दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है कि हम ये समझ लें कि कहाँ पर डायरेक्शन गिवन होगी, कहाँ पर डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। जहाँ डायरेक्शन होगी वो तो वेक्टर ही होगा, जहाँ डायरेक्शन नहीं होगी तो वो स्केलर होगा। तो देखिएगा कैसे करूंगा मैं। ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में है, सबसे पहला है 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स, सेकंड्स का मतलब टाइम है बेटा। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप नॉर्थ की डायरेक्शन में भागते रहो घड़ी पहन के, उतना ही टाइम होगा। आप वेस्ट की डायरेक्शन में जाओ तो भी टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया एक स्केलर। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आप यहाँ पर रखिए कोई एक बॉक्स जिसका 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, या किसी को आप मार्स पर लेकर चले जाओ, उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो डायरेक्शन पर कोई उस पर डिपेंड नहीं करता,
वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है किसी भी चीज का, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो ये भी हमारा स्केलर हो गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, अब आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का मतलब होता है फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स आप अपवर्ड लगा रहे हैं, राइटवर्ड लगा रहे हैं, कितने एंगल पर लगा रहे हैं फोर्स, तो वो उसका एक डायरेक्शन होता है। रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो दैट इज टॉर्क, उसका भी डायरेक्शन होता है, तो यानी कि दिस इज माय वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स है। फोर्थ 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर है स्पीड तो दे रखी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो ये स्केलर। फिफ्थ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेटा आप समझ गए होंगे, ग्राम क्या हो गया, मास की यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम की यूनिट। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो किसी भी चीज की डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम कर रहा हूँ, मास उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं, वॉल्यूम उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक। तो ये हमारा स्केलर हो गया, ये हो गया स्केलर। उसके बाद 6 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड है, टुवर्ड्स नॉर्थ यानी कि डायरेक्शन दे दिया, स्पीड प्लस डायरेक्शन ये वेलोसिटी बन गया, ये हो गया वेक्टर। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। क्लियर है, तो बस ये इतना कर लीजिए। कोई एज सच में इसमें अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पहले थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट करा दूं फिर होमवर्क दूंगा। तो अभी के लिए जितना कराया है बस इसको एक बार पढ़ देना, हार्डली आपको 15-20 मिनट लगेंगे, इसको एक बार पढ़ लेना। और जितने भी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो पूरा आप मेहनत करिए, और आप कल दोपहर तक, शाम तक, रात तक भी मेरे को भेज दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, पर्सनली मेरे को कॉल कर लें, और ईमानदारी से वो टेस्ट करके इंटीग्रेशन का भेज दीजिएगा। वेक्टर्स जितना कराया है 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको लगेगा, इसको बैठकर आज ही रिवाइज कर लेना, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करा, ठीक है। सर मैंने वो 2-3 कितनी क्वेश्चन देर का भेजे थे, टेस्ट वो है? एक बार आप देख लेना। हाँ बेटा मेरे को मालूम है वो तुमने भेजे थे, तो मैं टाइम मिलते ही कराता हूँ तुमको, ठीक है। ठीक है सर। चलिए सर वो ओके। कितना बड़ा टेस्ट है? टेस्ट पेपर आपका 1.5 आवर्स का है, और उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, दो क्वेश्चन है 6-6 नंबर के, और 6 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, ठीक है। और मैंने लिमिट ऐसा सम नहीं दिया है, उसके अलावा मैंने सब कुछ दिया है, डेफिनेट के भी क्वेश्चंस हैं, इनडेफिनेट के भी क्वेश्चंस हैं। ओके तो सर। टोटल 40 नंबर का है, टोटल 40 नंबर का है, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है। करना आप टाइम से, आराम से बैठकर देखो, तबीयत अभी पहले तबीयत देख लो, अभी ठीक है ना? हाँ जी सर, बढ़िया। हाँ तो देख लो, जैसा कंफर्टेबल हो वैसे कर देना आराम से।